देश के सबसे बड़े उद्योगपति होने के बावजूद दानवीर एक ऐसे बेटे थे भारत देश के रतन टाटा, जिन्हें वाकई में अनमोल रतन कहा गया। उन्होंने खुद को अनमोल रतन देश के लिए साबित भी किया। टाटा सन्स को आगे बढ़ाने में उनका जो योगदान था वो तो कोई और नहीं दे सकता है। अब उनके चले जाने के बाद उनके छोटे सौतेले भाई नोएल टाटा को मिली है जिम्मेदारी टाटा सन्स ग्रुप में चेयरमैन बनने की, जिन्होंने काफ़ी समय तक टाटा के ट्रस्टी के तौर पर काम किया है। ऐसे में यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में रतन टाटा के निधन के 10 दिन बाद सामने आए एक ऐसे इंटरव्यू को आपके बीच लेकर आए हैं जिसमें रतन टाटा के शब्द उनकी ज़िंदगी के अतीत के पन्नों से सच से पर्दा उठा रहे हैं, अतीत के पन्नों के दर्द को बयां कर रहे हैं। अतीत के पन्नों में कितने दर्द छुपाए बैठे थे रतन टाटा अपने ज़िंदगी के, ये रतन टाटा ने आज से 4 साल पहले ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए गए 2020 के इंटरव्यू में बताया था। अपने बचपन से लेकर अपने माँ बाप के तलाक से लेकर रतन टाटा ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी कहानियाँ बताई जिस बारे में हम आपको बताएंगे तो आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। देश ही नहीं दुनिया भर के बड़े उद्योगपतियों के बीच सबसे ज़्यादा सम्मान पाने वाले रतन टाटा की ज़िंदगी कैसी स्थिति में थी, कैसे वो ऑलमोस्ट शादी करने ही वाले थे और उनकी शादी नहीं हो पाई। 86 साल की उम्र में बेसहारा रतन टाटा के पास ना तो अपना संतान था, ना कोई जीवन साथी। कैसे गुजरी होगी उनकी आखिरी दिनों की जिंदगी, कैसे बुढ़ापे में उन्होंने खुद को अकेला महसूस किया होगा। इतने लोगों के बीच घिरे हुए रतन टाटा को अपनेपन की कमी तो महसूस होती होगी, किसी अपने की कमी तो महसूस होती ही होगी। गौर हो 9 अक्टूबर की तारीख को ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में रतन टाटा ने अपनी जिंदगी की अंतिम सांस ली थी। 2 दशक से ज्यादा समय तक उन्होंने जो योगदान दिया उद्योग के जगत में और देश को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने योगदान दिया है, देश के लिए जो उन्होंने किया है, वो कोई और नहीं कर सकता है। जिन्हें वाकई में असल जिंदगी में देश का सुपर हीरो कहना गलत नहीं होगा। पद्म विभूषण सम्मानित रतन टाटा, जिन्हें हॉस्पिटल में 2 दिन तक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में रखा गया था, जिन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की थी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इटाका यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से 1962 में। फिर फैमिली बिजनेस को उन्होंने ज्वाइन किया, टाटा बिजनेस को, कारोबार को उन्होंने संभाला। जी हाँ, जेआरडी टाटा के बाद रतन टाटा ही हैं जिन्होंने टाटा को दुनिया भर में उपलब्धियां दिलाई। देश से बाहर दुनिया भर में टाटा की बड़ी पहचान बनाने में, टाटा को बहुत ज़्यादा विस्तृत तौर पर फैलाने में दुनिया में सबसे बड़ा योगदान रतन टाटा का था। टाटा कंपनी में जिनके पास अरबों अरबों की संपत्ति थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को छोड़ने से पहले ही ले लिया था फैसला कि उनकी संपत्ति का हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा जो है दान में जाएगा उन लोगों के लिए जिन्हें वाकई में है ज़रूरत। देश की ज़रूरतों के लिए हर वक्त खड़े रहने वाले रतन टाटा, जो कि दशक तक चेयरमैन रहे टाटा इंडस्ट्री के। 1991 में अपने अंकल जेआरडी टाटा के उत्तराधिकारी बनकर टाटा ग्रुप को जो उन्होंने संभाला, उसी की उम्मीद अब नोएल टाटा से है। रतन टाटा के सौतेले भाई, जिन्हें मिली है कमान रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप को संभालने की। रतन टाटा का एक इंटरव्यू जिसके बारे में हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया था, उस इंटरव्यू की बात की जाए तो रतन टाटा ने ये बताया था कि उनका बचपन बहुत खुशनुमा था, लेकिन उनकी माँ और उनके पिता, उनकी जिंदगी बहुत उथल पुथल से भरी थी। उनके भाई और वो जैसे जैसे बूढ़े हुए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा निजी ज़िंदगी में तकलीफ़ें झेली अकेलेपन की वजह से। माँ बाप की अलग होने की वजह से रतन टाटा और जिमी टाटा को काफ़ी कुछ सहना पड़ा। रतन टाटा ने सालों बाद इस दर्द से बयां किया था लोगों को आखिरी इंटरव्यू में, जब उन्होंने निजी ज़िंदगी पर बात की थी। उन्होंने बताया था वो दिन बहुत बुरे थे। उस वक्त तलाक इतना आम नहीं था, तलाक इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था हमारे बीच। तलाक बहुत बड़ा शब्द था। तलाक को समाज में इतना ज़्यादा स्वीकारा नहीं गया था जितना आज आम हो चुका है तलाक।
लेकिन हमारी दादी माँ जिन्होंने हमारी परवरिश की, जिन्होंने हमारा पालन पोषण कर हमें बड़ा किया, जिन्होंने हमें सीख दी शांत रहने की, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में शांत रहकर फैसले लेने की, उस दादी माँ के ही योगदान है उनके परवरिश में, जिसकी वजह से आज भी वो शांत रहते हैं मुश्किल परिस्थितियों में। रतन टाटा ने कहा था जब उनकी माँ ने दूसरी शादी की थी, लड़के स्कूल जा रहे होते थे और कितना कुछ बुरा कह रहे होते थे लोग, उन्हें कोई नहीं सोच सकता। कॉन्स्टेंटली और एग्रेसिवली लोग बुरा भला कहते थे उन्हें और उनके भाई को, लेकिन उनकी दादी ने उन्हें फिर भी शांत रहना सिखाया। किसी भी कीमत में अपना बर्दाश्त करने की शक्ति को, सहन शक्ति को नहीं खोना है और अपने जुबान गंदी नहीं करनी थी, जवाब नहीं देना था, बुरा भला सुनकर चुपचाप आ जाना था। वो वैल्यूज़ जो उनकी दादी ने सिखाई वो आज भी उनके साथ है, ये रतन टाटा ने कहा था। शादी पर भी रतन टाटा ने की थी बात। ग्रेजुएशन कर रहे थे, वो डिग्री हासिल कर रहे थे आर्किटेक्चर की और एक फर्म में काम कर रहे थे वो लॉस एंजल्स में, और वहीं उन्हें हुआ प्यार। लगभग हो चुकी थी शादी, लेकिन जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुई उन्होंने आर्किटेक्चर फर्म में जॉब ज्वाइन किया LA में। 2 साल उन्होंने वहाँ काम किया। शानदार समा था और खुशनुमा माहौल था। खुद की उनकी कार थी और उनको उनके अपने जॉब से बहुत था प्यार। लॉस एंजल्स में रह रहे थे वो और लगभग उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसी वक्त उनका फैसला था कि वो कम से कम कुछ समय के लिए वो इंडिया वापस लौटे, क्योंकि उनकी दादी माँ की सेहत लगभग 60 साल से सही नहीं थी। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए गए इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया था तभी वो वापस लौटे और उन्होंने जिस शख्स के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की थी, उनसे कहा था रतन ने कि वो इंडिया आए और उनके साथ शादी रचाए। लेकिन 1962 के इंडो चाइना वार की वजह से मेरी प्रेमिका के पेरेंट्स ने, माँ बाप ने इस बात की सहमति नहीं दी मेरी प्रेमिका को कि वो इंडिया चली जाए। इस कारण अपने माँ बाप की बात सुन मेरी प्रेमिका ने आगे बढ़ने का लिया फैसला। उन्होंने किसी और से कर ली शादी और रिश्ता टूटा। फिर हिम्मत नहीं हुई शादी करने की और अपना जीवन उन्होंने तब लगाया, समर्पित किया अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ काम और दूसरों के जीवन को संभालने में, परिवार और साथ में देश के लिए कुछ बड़ा करने में। इस तरह से रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ही अपना दुनिया बनाया, टाटा इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाया और अपने जीवन को समर्पित किया देश को उन्नति की ओर ले जाने में। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।